मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मीन्स फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का 1 ईयर के अंदर कितना फ्लो हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किससे पता चलता है? एग्रीगेट सप्लाई से, राइट। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फिर आते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। कंपोनेंट्स एग्रीगेट सप्लाई के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो या तो हमारे कंज्यूम होंगे, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, या फिर हमारे सेव होंगे। तो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई क्या हुआ? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इवन व्हेन इनकम इज जीरो। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो पर्सन्स कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो किस में कवर होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कवर होता है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव क्यों होता है? हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ का कंसेप्ट पढ़ा है कि हमारी मिनिमम डिमांड तो होती है, मिनिमम कंजम्पशन हमेशा होती ही है, वो कभी ज़ीरो नहीं होती, जिसकी वजह से कंजम्पशन मिनिमम कंजम्पशन हमेशा रहती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन कर्व कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती। बट जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो हमारी कंजम्पशन इंक्रीज़ करती है। अब जो उसका प्रोपोर्शन होता है इंक्रीज़ का वो वेरी कर जाता है, इसलिए कंजम्पशन इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन इनकम इज ज़ीरो। इनकम ज़ीरो भी है तो कंजम्पशन हमारी पॉजिटिव ही रहती है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस। अगर इनकम इंक्रीज करती है कंजम्पशन इंक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अगर इनकम डिक्रीज करती है तो कंजम्पशन डिक्रीज कर जाती है। सेकेंड कंपोनेंट आता है हमारा सेविंग्स। Savings increase with increase in income and vice versa. There is a positive relationship between savings and income. Savings may be negative when income is low. Savings are zero when consumption is equal to income. Savings are positive when consumption is less than income. अब सेविंग क्या होता है? सेविंग वो पार्ट होता है इनकम का जो हम स्पेंड नहीं करते, उसको सेव कर लेते हैं। कंज्यूमर जो होता है वो सारे का सारा इनकम स्पेंड नहीं करता है। जब उसकी नीड्स फुलफिल्ड हो जाती है उसके बाद कुछ पोर्शन सेविंग की तरफ जाना शुरू होता है। सेम चीज़ मीन्स अगर इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग्स इंक्रीज होगी। जब इनकम लो होती है, इनकम ज़ीरो है, कंजम्पशन होती है हमारी, मिनिमम कंजम्पशन होती है। अब वो मिनिमम कंजम्पशन कैसे करता है कंज्यूमर? वो अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज़ करता है, जिसकी वजह से सेविंग्स उस पॉइंट पे कैसी होती है? जब इनकम ज़ीरो होती है नेगेटिव सेविंग्स होती हैं। मीन्स वो पास्ट सेविंग कंज्यूमर अपनी यूज़ कर रहा है बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो इनकम इंक्रीज होगी अगर जब इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो पोर्शन हम क्या करेंगे? सेव कर देगा कंज्यूमर। मीन्स जो कंज्यूमर की इनकम है और जो उसकी कंजम्पशन है, इनकम उसकी ज़्यादा है कंजम्पशन से, जितना ज़्यादा है वो कंज्यूमर क्या करेगा? उतने पोर्शन को सेव कर लेगा। इनकम का सेविंग और इनकम का कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। मीन्स अगर इनकम इंक्रीज करती है तो सेविंग्स इंक्रीज करती है।
अगर इनकम डिक्रीज करती है तो सेविंग्स डिक्रीज करती है। अगर इनकम हमारी ज़ीरो है तो सेविंग्स नेगेटिव होती है। अगर इनकम ज़ीरो है तो सेविंग्स हमारी नेगेटिव होती है। मीन्स हम अपनी पास्ट सेविंग यूज़ कर रहे हैं टू फुलफिल मिनिमम कंजम्पशन। अगर इनकम कंजम्पशन के इक्वल है तो क्या होगा, हमारा सेविंग्स ज़ीरो होगी। अगर इनकम कंजम्पशन के इक्वल है तो क्या होगा, सेविंग्स ज़ीरो होगी। तो हमने कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई करे हैं। टू कंपोनेंट्स होते हैं सप्लाई के। सप्लाई होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंपोनेंट्स इसके टू होते हैं। फर्स्ट वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज सेविंग्स। कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन जो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के ऊपर डिमांड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, वो हमारा किसके अंडर कवर होता है, कंजम्पशन के अंडर कवर होता है। अब सेविंग के अंडर कौन सा पोर्शन कवर होता है, सेविंग्स के अंदर वो पार्ट कवर होता है इनकम का जो वो स्पेंड नहीं करता, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से जितना ज़्यादा है इनकम, दैट पार्ट इज कॉल्ड सेविंग्स। फिर आता है हमारा सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन इज ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। बेसिकली सेविंग फंक्शन क्या है, फंक्शनल रिलेशन होता है सेविंग फंक्शन सेविंग्स एंड इनकम के साथ। इनकम और सेविंग्स का रिलेशन पता चलता है किससे, सेविंग फंक्शन से। अब सेविंग फंक्शन डराइव कैसे होता है, कंजम्पशन फंक्शन से। कंजम्पशन फंक्शन से क्यों डराइव होता है, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है, इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। सेविंग्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी इज फॉर कंजम्पशन, ठीक है। इनकम या तो वो कंज्यूम होगी या वो सेव होगी, तीसरी चीज़ हम नहीं लेते। ये हमारी अजम्पशन होती है कि हम इनकम को दो चीज़ में ही यूज़ करते हैं, कंजम्पशन के ऊपर एंड सेविंग्स के ऊपर, राइट। तो सेविंग्स हमारी कैसे निकलेगी फिर, अब मुझे पता चल गया कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग्स। तो सेविंग्स कैसे आएगी, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो क्या निकल जाएगा मेरा, इससे सेविंग्स आ जाएगी। अब सेविंग्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तो हमारा क्या डराइव हो गया इससे, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। अब सेविंग फंक्शन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एंड अबाउ द कंजम्पशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब सेविंग क्या होता है, इनकम का वो पोर्शन होता है जो कंजम्पशन पे स्पेंड नहीं हो रहा है। मींस कंजम्पशन से ज़्यादा जितना इनकम का पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the schedule which shows different level of savings at different level of income in an economy. Means propensity to save क्या बताता है, different level of saving कितनी है different level of income पे। Means अगर पहले इनकम 100 रुपीज़ थी तब कितना सेव कर रहा है कंज्यूमर, अगर इनकम 100 से 200 रुपीज़ हुई तो सेविंग्स कितनी हुई, 200 से 300 रुपीज़ अगर इनकम हुई तब सेविंग कितनी हुई। तो ये किससे पता चलेगा, प्रोपेंसिटी टू सेव। तो प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर टू द शेड्यूल विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकॉनमी। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकॉनमी में कितनी है, सेविंग्स कितनी है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, ये हमें किससे पता चलेगा, प्रोपेंसिटी टू सेव से। अब सेम चीज़ प्रोपेंसिटी टू सेव को स्टडी करने के लिए हमें दो ही फैक्टर्स चाहिए होती है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आता है, दूसरा आता है मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट।
और इसका जो हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेविंग फंक्शन का, राइट। टाइप ऑफ सेविंग्स फंक्शन। अब टाइप सेविंग फंक्शन हम किससे निकाल सकते हैं? सेविंग फंक्शन बोल लीजिए, चाहे आप उसको प्रोपेंसिटी टू सेव बोल लीजिए, सेम चीज़ है, राइट। अब इसको निकालने के लिए या तो हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से निकाल सकते हैं या हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से भी निकाल सकते हैं। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव defined as the ratio of total savings to the total income of the economy। रेशियो होता है सेविंग्स एंड इनकम का। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? रेशियो होता है सेविंग्स एंड इनकम का। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू द टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकलता है? सेविंग्स ओवर इनकम रेशियो है। रेशियो कैसे निकलता है? सेविंग्स आप ऊपर रखेंगे, इनकम को नीचे रखेंगे। इनकम गिवन लेवल ऑफ इनकम में कितनी सेविंग्स है? सपोज 100 रुपीज़ है इनकम, ठीक है, उस पॉइंट में सेविंग कितनी है वो किससे पता चलेगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से। अब इससे प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती है। फर्स्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ज़ीरो व्हेन सेविंग्स आर ज़ीरो। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो ज़ीरो होगी कब? जब सेविंग्स ज़ीरो होएगी। अब सेविंग्स ज़ीरो कब होएगी? जब हमारी जो इनकम है वो उतनी ही है कि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ही फुलफिल कर पा रही है। उस लेवल पे क्या होगा? मेरा सेविंग्स ज़ीरो होएगी। मीन्स कंज्यूमर की इनकम उतनी ही है जितनी उसकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। मीन्स 100 रुपीज़ की अगर हम अज्यूम करें कंज्यूमर की इनकम है और कंज्यूमर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 100 रुपीज़ है, उस पॉइंट पे क्या होगा? हमारा सेविंग्स ज़ीरो होएगी। और अगर सेविंग्स ज़ीरो है तो न्यूमरेटर में क्या है? सेविंग्स। डिनोमिनेटर में क्या है? इनकम। अब अगर न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आई, क्या चीज़? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज ज़ीरो व्हेन सेविंग्स आर ज़ीरो। मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ज़ीरो होता है कब? जब सेविंग्स ज़ीरो होती है। सेविंग्स कब ज़ीरो होती है? जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी वन एज पीपल स्पेंड पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन कंजम्पशन। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव वन नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं वन होता? अगर वन होगा मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इनकम। जितनी हमारी इनकम है कंज्यूमर की वो सारी के सारी सेव कर रहा है, बट हमारी मिनिमम कंजम्पशन तो होती है, तो कंज्यूमर को कंजम्पशन पे भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सेविंग्स इनकम के इक्वल नहीं होती है। अब सेविंग्स और इनकम अगर इक्वल नहीं होगी तो वैल्यू वन नहीं आ सकती। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इक्वल होगी तभी एपीएस इज इक्वल टू वन हो सकता है, राइट। तो हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी वन एज पीपल स्पेंड पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन कंजम्पशन। क्योंकि पर्सन्स क्या करते हैं? इनकम अपनी स्पेंड करते हैं कंजम्पशन के ऊपर भी, सारी की सारी सेव नहीं करते क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन हमारी होती है, राइट। तो ये क्या है हमारा? एपीएस कैन नेवर बी इज इक्वल टू वन। फिर उसके बाद आता ही है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एपीएस कैनॉट बी ग्रेटर देन वन एज सेविंग्स कैनॉट बी मोर देन इनकम। अब एपीएस की वैल्यू वन से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों वन से ज़्यादा नहीं हो सकती? बिकॉज सेविंग कैनॉट बी मोर देन इनकम। बट एपीएस कैन बी नेगेटिव हो सकता है, ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती।
ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? ज़्यादा वैल्यू, वन से ज़्यादा वैल्यू कब होएगी? जब न्यूमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर में क्या है? सेविंग्स। सेविंग्स अगर हमारी ज़्यादा होएगी इनकम से, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हम इनकम का पोर्शन ही सेव कर सकते हैं, है ना। हम किसी से थेफ्ट करके तो सेविंग नहीं कर सकते। जो हमारी इनकम है हम उसी का पोर्शन सेव कर सकते हैं ना। तो सेविंग्स हमारी इनकम से कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो एपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। फिर उसके बाद हमारा एपीएस जो है हमारा कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव हो सकता है हमारा। नेगेटिव कब होगा? माइनस में कब होगा? जब हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, जब हम अपनी पास्ट सेविंग यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए पास्ट सेविंग यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हमारी उतनी इनकम नहीं है जितना हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हम अपनी पास्ट सेविंग यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से सेविंग्स नेगेटिव हो जाएगी। अगर सेविंग्स की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी जो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। लास्ट वन, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम बिकॉज पीपल टेंड टू सेव मोर। एपीएस राइज करती है विद राइज इन इनकम। अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो हमारी सेविंग्स इंक्रीज करती है। बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, जो एक रैशनल नॉर्मल कंज्यूमर होगा तो वो क्या करेगा? इनकम अगर उसका इंक्रीज कर रहा है तो वो उसका सारे का सारा पोर्शन कंजम्पशन के ऊपर नहीं स्पेंड करता रहेगा, वो अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करेगा। जब उसकी नीड्स फुलफिल हो जाएगी, डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद वो सेविंग्स का पोर्शन इंक्रीज करना शुरू करेगा। उस पर क्या होगा कि एपीएस राइज करना शुरू करेगा। अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो एपीएस क्या करेगा? राइज करेगा। फिर आता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है? रेशियो बताता है चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आने से सेविंग्स में कितना चेंज आया वो किससे पता चलेगा? हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से पता चलेगा। सपोज करो इफ द सेविंग इंक्रीज फ्रॉम 40 to 80 rupees and income increase from 100 to 200 rupees। अगर इनकम 100 से 200 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है और सेविंग्स कितनी इंक्रीज हो रही है? 40 से 80 रुपीज़। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकालेंगे हम? सेविंग्स में कितना चेंज आया? 40 थी, अब 80 रुपीज़ होगी, 40 रुपीज़ का चेंज आया। इनकम में कितना चेंज आया? पहले 100 थी, अब 200 रुपीज़ हो गई है, तो 100 का चेंज आया। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकलेगा? 40/100 मीन्स 0.4। और अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में बताना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा? 40%। मीन्स अगर इनकम इंक्रीज कर रही है तो 40% हम क्या कर रहे हैं? उसका पोर्शन सेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सेव कर रहे हैं। अब फिर इससे हमारी प्रॉपर्टीज आती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वेरीज बिटवीन 0 and 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू किस पे लाई करती है? 0 और 1 के बीच में, जनरली इसके बीच में लाई करती है, राइट। दूसरी क्या कह रही है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी इक्वल टू 0 इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी 0 हो जाएगी। कब? जब सारी की सारी इनकम जो है वो कंजम्पशन के इक्वल होएगी। मीन्स जब हमारी इनकम कंजम्पशन के इक्वल होगी तो वहाँ पर क्या होगा? सेविंग्स हमारी 0 होगी। ठीक है जी। अब अगर हमारी सेविंग्स में चेंज 0 है, मीन्स जितनी इनकम इंक्रीज हुई वो भी हमने कंज्यूम कर दी।
ठीक है। तो सेविंग्स में तो कोई चेंज ही नहीं आया, कंजम्पशन में ही वो पोर्शन स्पेंड हुआ, तो चेंज इन सेविंग्स मेरी ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी ज़ीरो इफ़ इंटायर एडिशनल इनकम, जितनी एडिशनल इनकम हुई है वो कंज्यूम्ड होगी, सेव नहीं करी। इनकम में इंक्रीज आया, 100 से 200 रुपीज़ इंक्रीज हुआ, बट सेविंग्स में कोई इंक्रीज नहीं आया, कंजम्पशन में चेंज आया। ठीक है। तो क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा उस लेवल पे। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल इक्वल टू 1। ठीक है जी। इफ इंटायर इनकम इज सेव्ड, एडिशनल इनकम, इंटायर एडिशनल इनकम, अगर इनकम में एडिशन हो रहा है और वो एडिशनल इनकम हम सारी की सारी सेव करते हैं, हम कंजम्पशन पे स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो कब होगा, जब कंज्यूमर की नीड्स फुलफिल हो गई हैं, डिज़ायर्स फुलफिल हो गई हैं, तो वो इनकम का पार्ट जो होगा एडिशनल इनकम को सेविंग्स में ही स्पेंड करेगा। उस लेवल पे क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जितनी की जितनी इनकम चेंज हो रही है वो सारी की सारी सेव हो रही है। मीन्स चेंज इन सेविंग्स इज इक्वल टू चेंज इन इनकम हो रही है। तो क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 होगा। लास्ट वन, marginal propensity to save cannot be greater than 1 because change in savings cannot be greater than change in income। अब marginal propensity to save कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज़्यादा, क्योंकि जितना इनकम में चेंज आया सेविंग्स उतना ही चेंज हो सकती है, उससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती। चेंज इन सेविंग्स कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही सेविंग्स में चेंज आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। मीन्स चेंज इन सेविंग्स इज इक्वल टू चेंज इन इनकम तक ही होगा। मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 ही होगा। चेंज इन सेविंग्स कैनॉट बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। ठीक है जी। तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कभी भी हमारी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। Thank you, class.